नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने सीरीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें आज हम इसका क्वेश्चन जो पेपर 2 हुआ था, जिसमें 27 जनवरी 2019 को शिफ्ट नंबर 2 में हुआ था, उसके एग्जाम ओरिएंटेड सॉल्यूशंस और विद कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ हम करेंगे और गजब की ट्रिक सीखेंगे कैसे आप एग्जाम हॉल में बैठकर प्रश्नों को आसानी से सोल्व कर सकेंगे कम से कम समय में। तो आज हमारी दूसरी क्लास है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाली सभी वीडियो के बारे में अपडेट रहे। इस वीडियो से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आप कहां पर स्टैंड करते हैं और यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अगर आप अच्छे से इन वीडियो को पढ़ लेते हैं तो चलिए देरी न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता है। प्रश्न नंबर 1 क्या है कि x के पास बैंक खाते में जमा राशि 100 रुपये 82 पैसे है। ठीक है, इसमें क्या है 74.35 रुपये जमा करने और 50.17 रुपये निकालने के बाद वह अपने बैंक जमा राशि से प्रत्येक 5 रुपये की कितनी चॉकलेट खरीद सकता है। तो ये प्रश्न आपके सामने है, तो इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखो क्या है, जमा राशि में कितने रुपए है, 100 रुपये 82 पैसे हैं। अब क्या है 74 रुपये 35 पैसे जमा कर देता है, तो इतने उसने जमा कर दिए। तो अब आपके पास कितने रुपए हो गए, वहां पर देख सकते हैं कितना होगा 175 रुपये 17 पैसे। तो ये आपके पास है। अब क्या है कि 50 रुपये 17 पैसे उसने निकाल लिए, तो इसमें से क्या किए, ये तो आपके पास है वहां पर शेष राशि। ठीक है, अब इसमें से क्या किया, निकाल लिए। कितने निकाले, उसने निकाले 50 रुपये 17 पैसे। तो इसको आप इसमें से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 0। ये कितना आ जाएगा 100 कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो उसके पास अब कितने रुपए हैं, 125 रुपए हैं। तो 125 रुपए हैं, प्रत्येक 5 रुपए की कितनी चॉकलेट आ जाएगी, अगर 5 से इसको डिवाइड करें तो 25 चॉकलेट आपको खरीद सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 25 चॉकलेट वो खरीद सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। एक्स एक इमारत की 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से ऊपर की ओर बढ़ता है। उसी समय वाई उसी इमारत की 51वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है और प्रति मिनट 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है। यदि वे इन दरों पर यात्रा जारी रखते हैं तो किस मंजिल पर वे मिलेंगे। ठीक है, मीटिंग टाइम हमको यहाँ पर निकालना है, किस मंजिल पर मिलेंगे। अब एक बात बताओ, इसने क्या किया, 11वीं मंजिल पर एक लिफ्ट पर चढ़ता है। ठीक है, कौन सी मंजिल पर है, मान लिया 11वीं मंजिल पर है, और क्या करता है प्रति मिनट 57 मंजिल की दर से। तो 57 मंजिल पर कुछ समय लेगा फिर, तो मतलब 57 टी। ठीक है, इससे चढ़ता है। अब क्या होगा, अब क्या कौन सी मंजिल पर है, 51वीं मंजिल पर है। ठीक है, अब क्या है, और 63 मंजिल प्रति क्या है 63 मंजिल की दर से नीचे उतरता है, मतलब नीचे आ रहा है तो माइनस होगा। 63 मंजिल की दर से कितना टी समय ले रहा है, तो ये बराबर ही तो है, यही तो मिलेंगे ये। तो इसमें क्या आ जाएगा 63 और 57 कितना हो जाएगा, आपस में इनको जोड़ेंगे तो 120 टी इक्वल टू ये कितना हुआ 51। ये कितना हुआ 51 में से 11 जाने पर 40। तो यहां से हम टी का मान निकाल सकते हैं। तो टी का मान कितना आ जाएगा 1/3 मिनट। ठीक है, क्योंकि मिनट में दे रखा है। ठीक है, तो प्रति मिनट चढ़ रहा है उतर रहा है, तो 1/3 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, वो किस मंजिल पर वे मिलेंगे, तो कौन से पर कोई से भी समय निकाल लो यहाँ पर। तो 11 प्लस के 57 गुणा 1/3, तो 3 से गया 19 बार, तो 19 और 11 कितना है, 11 और 19 अगर जोड़ लें तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी मंजिल पर वे आपस में मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने है। एक कक्षा के बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा है। माना बच्चों की संख्या है x, यहां पर लिख लो a, मान लो क्या कि माना बच्चों की संख्या कितनी है, a है। अब यहां पर क्या की गई है कि प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या बच्चों की संख्या का 1/8वां हिस्सा है। ठीक है, बच्चों की संख्या का 8वां हिस्सा है, तो मतलब कितना होगा 1/8 पुस्तकों की संख्या।
ठीक है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तकों की संख्या, यही तो है, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली पुस्तक की संख्या है ये, प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली, प्रत्येक बच्चे को, ठीक है, प्रत्येक बच्चे को जो पुस्तकें मिलेंगी उसकी संख्या ये है। यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो प्रत्येक एक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त होती है। मतलब क्या है कि ए गुना में a/8, तो ये किसके बराबर है, ये दिया गया है किसके, यदि बच्चों की संख्या आधी हो जाती है तो a आधी हो गई, तो ये कितने होता है, प्रत्येक बच्चे को 16 पुस्तकें प्राप्त होती है, तो 16 पुस्तकें प्राप्त हो गई। तो ज्ञात कीजिए कुल कितनी पुस्तकें वितरित हुई। तो यहां से हम निकाल सकते हैं, 2 से काटेंगे 8 बार और a से काटेंगे a, तो कितना होगा, a इक्वल टू कितना आ गया 64, ये a की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है पुस्तकों की संख्या। तो इसमें किसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये किसकी संख्या आ गई, पुस्तकों की संख्या हमको निकालनी है, तो 64 गुना में 8, तो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 512, क्योंकि 8 वाइज से तो प्राप्त हो रहा है, तो 8 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो हो जाएगी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी कौन सी, 9 9 9 9 9, मतलब 5 बार 9। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये होगा 1000। ठीक है, तो अब इसमें से घटा लो, 9 9 9 8 9, 98,999, तो 98,999 ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 5 आपके सामने है, 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग, मतलब 6 से विभाजित 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है, 1000 होती है। अब 6 से विभाजित होनी चाहिए, तो 6 से विभाजित होने पर कितना होगा, अगर आपको पता होना चाहिए कि जो 1002 होती है ये 6 से विभाजित होती है। ठीक है, अगर आप चाहे तो विभाजित कर सकते हैं, देखो 6 एकम 6, देखो इसको करना चाहो तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 बटे 4, 6 चंग 36, कितना बचा बटे 4, 6 सते 42, तो 167 आ गया। तो मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, ये हो गई 1002। आगे हम बात करते हैं कि 11 से विभाजित 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो पिछले जो क्लास ली थी उसमें भी ऐसा प्रश्न आया था, 5 अंकों की, देखो 1 2 3 4, देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, 5 अंक हो गए। अब क्या हो गया, 11 से विभाजित होना चाहिए, तो इसका मतलब 11 से विभाजित होने के लिए यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, अगर आप चाहे तो 1199 बचा कितना, 1 11 कम 11 0, तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा। तो 5 अंकों की ये हो गई 11 से विभाजित और 6 अंकों की ये हो गई। अब क्या करना है, इनके अंकों का गुणनफल, अंकों का योग, तो इसके अंकों का योग कितना हुआ, 2 जमा के 1 कितना हुआ 3, और इसका कितना हुआ 1 जमा के 1 इक्वल टू 2। तो क्या होना चाहिए, गुणनफल होना चाहिए, इनका गुणनफल पूछा गया, तो 3 गुना में 2 कितना हुआ, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन, तो 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोले को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक बेलन बनाने के लिए ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो 9 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है, उसको 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में ढाला जाता है, तो मतलब क्या है कि इन दोनों का, किसका, गोले का आयतन, गोले का आयतन तथा बेलन का आयतन बराबर होगा। ठीक है, तो अब क्या है, देखो गोले का आयतन कितना होता है, ये क्या होता है 4/3 पाई r³, ये तो किसका होता है, गोले का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है, पाई r²h, तो हमको क्या निकालनी है, बेलन की ऊंचाई निकालनी है, तो जगह पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना होगा 4/3 गुना में r का मान कितना है 9, तो 9 की क्यूब, 9 गुना में 9 गुना में 9, 3 बार 9 का गुना, फिर क्या है r का स्क्वायर, r क्या है इधर, यहाँ पर बेलन का त्रिज्या है 3 गुना में 3 और गुना में h, तो 3 3 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया और 3 से काटेंगे 3 बार, तो कितना हुआ
4 गुना में 3 गुना में 9, तो 4 तिये 12 निम्मा 108। तो जो हाइट आई वो कितनी आई, 108 सेंटीमीटर। तो जो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 आपके सामने है। दो कारों की चालों का अनुपात दिया गया है, स्पीड का अनुपात दिया गया है, क्या है 10:11। अब क्या है कि पहली कार क्या है 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पहली कार जो है वो पहली कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, पहली कार की जो स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, कितनी दूरी तय कर रही है, 500 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, कितने घंटे में, 10 घंटे में। ठीक है, तो कितनी स्पीड हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, रेशो दिया गया है दो का, पहली का दूसरी का, तो मतलब पहली का रेशो 10 है, तो 10 की वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितना गुना है, ये इसका 5 गुना है, तो यहाँ पर ये भी इसका 5 गुना हो जाएगा। तो इसमें अगर 5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न नंबर 8। यात्रा पर जाने वाला एक व्यक्ति पहले 120 किलोमीटर की दूरी को कितने में तय करता है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और अगले 12 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तो औसत चाल बताओ। तो औसत चाल क्या होता है, एवरेज स्पीड क्या होते हैं, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब कुल दूरी को क्या है, ये तो है कि कुल दूरी, ठीक है, और ये क्या है, समय, टोटल समय। तो अब हम बात करें टोटल दूरी कितनी होगी, 120 किलोमीटर तो ये, और 12 किलोमीटर ये, तो कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये होगी 172 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी हुई, 172 सेंटीमीटर और किलोमीटर। अब हम बात करते हैं टोटल टाइम की। तो पहले में कितना टाइम लगा, पहले में ये गया 120 किलोमीटर, कितने की स्पीड से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो इसको लगे 2 घंटे। ठीक है, तो एक टाइम तो ये आ गया। अब दूसरा टाइम अगर हम निकालें तो कितना है, अगले में क्या गया, 12 किलोमीटर गया, और समय उसमें कितनी स्पीड से गया, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से गया। तो कितना आएगा, 4 तिये 12, और 4 से काटेंगे 20 बार, तो 3/20 घंटे। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। तो 2 घंटे ये, तो 3 घंटे 20, 3/20 घंटे ये, तो क्या आ गया, यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस 172 किलोमीटर अपॉन में टोटल टाइम 2 प्लस के कितना होगा, 3/20, तो कितना होगा, 20 दूनी 40, 40 और 3 43, 43/20, तो 20 ऊपर चला जाएगा, ये होगा 172 गुना में 20, और अपॉन में कितना होगा, 43। तो इसका वैल्यू आ गया, कितना आ गया, ये आ गया 17 दूनी 34, और 3 दूनी 4, और 2 दूनी 4, 17 दूनी 34, 2 दूनी 4, तो ये आ गया। अब इसको किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे 43 से। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कितना, ये कितना आया 112, अरे यार ये 112, 120 और 12, 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है टोटल। 172 कहाँ से आ गया, यही मैं सोच रहा था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ये डिस्टेंस जो होगी टोटल वो है 132 किलोमीटर। ठीक है, एक बार इसको सारा कुछ क्लीन करते हैं। तो आपको समय तो पता लग गया टोटल, ठीक है। तो 132 किलोमीटर की डिस्टेंस है, और कितना समय लेगा, 2 + 3/20, तो 20 दूनी 40 और 3 43, तो कितना होगा, ये होगा 13 दूनी 26, और 2 दूनी 4, 2640, और अपॉन में 43, तो कितना आएगा, 6 बार चल जाएगी, कितना होगा, 6 तिया 18, और 6 चौक 24, और 1 25, तो मतलब 258, 258 कितना होगा, होगा 60, तो कितना होगा 61, तो कितना हो जाएगा 61। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 9 आपके सामने है। ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इसको 12 दिनों में पूरा कर सकता है,
सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है, यदि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में, 3 दिन में खत्म करें। अगर तीनों मिलकर ए बी और सी मिलकर कितने दिन में खत्म कर रहे हैं, 3 दिन में खत्म कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा। अब आपको पता है इनका क्या लेना होगा, तीनों का एलसीएम आपको लेना होगा। जो एलसीएम लेते हैं वो क्या होता है, वो टोटल वर्क होता है, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 24। ये क्या है, ये क्या है, टोटल वर्क है, कुल कार्य है। अब हम बात करते हैं ए बी और सी, यहां पर आप क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो अगर हम बात करें 8 से इसको डिवाइड करें तो कितनी बार आएगा, ये आ जाएगा 3 बार। 12 से इसको डिवाइड करें तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बी की एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 8। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ये आ गई 8। अब आपको निकालनी किसकी है, निकालनी आपको सी की एफिशिएंसी है, लेकिन आपको यहाँ पर ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, बी की एफिशिएंसी है 2। तो अगर इसकी एफिशिएंसी 3, ठीक है, इसकी एफिशिएंसी 2 है, तो कितना होगा, 3 2 5, तो हमें तो 8 के बराबर ला रहे हैं, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, ये हो जाएगी 3। अब हमसे क्या पूछा गया है कि सी अकेला कितने दिनों में काम खत्म कर लेगा। तो टोटल वर्क कितना है 24, किसकी एफिशिएंसी है, 3 की एफिशिएंसी है, तो 3 की क्षमता से 8 दिनों में काम खत्म कर लेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए प्रीवियस ईयर की पहली क्लास अपलोड हो चुके हैं, और दिल्ली पुलिस ड्राइवर हेड कांस्टेबल AWTPO के लिए वेटिंग लिस्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बनाई जा चुकी है। अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपके सामने है। 18 वस्तुओं को क्या कर रहा है, 18 वस्तुओं को 15 के औसत मूल्य पर बेचा जाता है। मतलब हर एक वस्तु कितने की बेची जा रही है, 18 वस्तु, हर एक वस्तु 15 रुपए की बेची जा रही है। तो टोटल क्या है, विक्रय मूल्य है। हम बात करते हैं प्रत्येक 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 16 रुपए था। यदि लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई है तो शेष क्या हुई, 6 वस्तुओं में क्रय मूल्य क्या रहा। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्या है, विक्रय मूल्य, टोटल एसपी, सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब हमने क्या किया कि 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 16 रुपए था। ओके, अब 12 वस्तुओं का कितना था, यहां पर हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, 18 पंजे 90, और 18 का 18 9 27, तो मतलब 270 रुपए क्या रहा, ये कहा, यह है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बोले तो एसपी। अब उसने कहा कि पूरे जो क्रम हुआ है इसमें को ना कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ, मतलब 270 रुपए में खरीदा और 270 रुपए में ही बेच दिया। ठीक, तो यहाँ पर 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया है इसने 16 रुपए, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया, 16 रुपए। तो इनका हम मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हैं। तो 16 दूनी 32, ठीक है। अब क्या होगा, 3 16 कम 16 3 19, मतलब 192, ये हो गया। ठीक है, 16 दूनी 32 और 16 3 19, ठीक है। तो मतलब 12 वस्तुओं का विक्रय जो क्रय मूल्य आया वो ये आया। अब 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 6 वस्तुओं में 6 वस्तुओं में प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, यही तो पूछा गया है, क्या होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मान लिया कि ए है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य ए है, तो यही तो बात है यहाँ पर कि 270 रुपए में जो बेची गई वो 192 प्लस 6A होना चाहिए। ये तो 270 के बराबर है, 6 वस्तुओं का क्रय मूल्य और जो बाकी 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य ये है, और टोटल विक्रय मूल्य ये है। इसमें कोई ना कोई हानि हुई ना कोई लाभ हुआ, तो इस प्रकार ये इधर चला जाएगा, इसमें से घट जाएगा, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 78। ठीक है, कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा, 78। अब 78 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ए की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 13। तो ऑप्शन में जहां भी 13 है वो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 11 आपके सामने है। एक परिवार में 2 माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है और बच्चों की औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष है, तो परिवार की औसत आयु कितनी है। ठीक है, तो क्या है, एक परिवार में 2 है, माता पिता और 3 बच्चे। ठीक है, तो माता पिता की कितनी हो जाएगी, 36 गुना में 2, तो इनका योग 72। अब बच्चों की बात करें, ये तो हो गए पेरेंट्स। अब हम बच्चों की बात करें, सी चिल्ड्रन लिख लेते हैं, तो इनका योग कितना होगा, 10 गुना में 3, तो ये कितना होगा 30। अब टोटल कितना हुआ, 102। अब 102 को हम क्या करेंगे, अब टोटल कितने परिवार में सदस्य हो गए, 2 तो ये और 3 ये, मतलब 5 से इसको डिवाइड करना होगा। तो 20 पंजे 100 और दशमलव में 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
अगला प्रश्न आपके सामने है, तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड, लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 रुपए कम है, तो एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में क्या है, 400 रुपए कम है। तो ये दे दिया कि जेड 400 रुपए कम हो गया। ओके, दूसरा क्या है, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में, वाई का हिस्सा जेड की तुलना में कितना है, 200 रुपए कम है। ठीक है, तो एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड निकालो। अब हम बात करते हैं टोटल कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, पहले इनको कर लेते हैं। देखो तो ये क्या हो गया, यहां से आप निकाल सकते हैं कितना, ये हो गया 2z माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया कितना, 600। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें कि क्या है, कुल लाभ कितना है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस, तो यहां पर अगर हम बात करें कि ये अगर ऐसे लिख लें, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना आ गया, 3000। ठीक है, चलो अब यहां से हम एक्स वाई जेड का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहां से अगर हमको योग कर ले तो माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल, तो ये कितना होगा, 3z, ये आएगा 3z। ठीक है, 3z इक्वल टू कितना हुआ, इन दोनों का योग 3600। तो यहां से निकाल सकते हैं जेड की वैल्यू, 3 से काटेंगे 12 बार, तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 1200। तो यहां से आप निकाल सकते हैं कि जेड की वैल्यू कितनी आ गई, जेड की वैल्यू आ गई 1200। यहां पर जेड आ गया कितना, ये आ गया 1200। ठीक है, चलिए अगर जेड 1200 आ जाता है, यहां पर अगर आप 1200 रखें तो कितना है, जेड मतलब कितना है, 400 रुपए ज्यादा है इससे, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स आ जाएगा 800। एक्स कितना आ गया, एक्स आ गया 800। ठीक है, अब टोटल कितना है, टोटल है कितना, 3000, तो यह 1200, ये कितना होगा 800, तो वाई कितना होगा, वाई होगा 1000। अब 2 जीरो अनुपात निकालना है, तो 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, तो 8 10 12, तो 2 से काटो 4 बार, 2 से काटो 5 बार, और 2 से काटो 6 बार, तो 4 5 6, तो 4 5 6 जो अनुपात क्या है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है, ये लाभ की साझेदारी का अनुपात है। प्रश्न नंबर 13 आपके सामने है, 10% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए का मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर। अगर यहां पर हम बात करें कि 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, 10% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, 10 गुना में 3, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30%। अगर हम बात करें चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, 10% की दर से 3 साल का CI, तो ये होता है 33.1%। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, इनका अंतर, इनका अंतर कितना है, अगर यहां पर इनके अंतर की बात करें तो ये है कितना, 3.1। ये 3 पॉइंट क्या है, ये क्या है, ये ब्याज है, दोनों के बीच के अंतर का ब्याज। तो हमको किसका निकालना है, 2000 का कितना निकालना है, 2000 का निकालना है 3.1%। तो प्रतिशत कितना होता है, गुना में 1/, कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, 1 दशमलव से 1 जीरो, 31 दूनी 62, तो कितना होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि 33.1 कहां से आया, तो देखिए अगर 10% क्या है दर है और 3 साल का करना है, तो पहले क्या करेंगे, 10% कितना होता है, 1/10, ये कितना होता है, 1/10 होता है। तो पहले साल कितना हुआ, 10 से 11 हुआ। ठीक है, दूसरे साल कितना हुआ, 10 से 11 हुआ, और तीसरे साल कितना हुआ, ये होगा 10 से 11 हुआ। तो ये कितना होगा, यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 1000, और ये कितना होगा 1331। तो ये तो होता है प्रिंसिपल और ये होता है अमाउंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल अमाउंट का अंतर कितना है, 331। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है 1000 पर, तो गुना में कितना होगा, अपॉन में 1000। ठीक है, और कितना होगा, गुना में 100% निकालना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और एक ऊपर नीचे 10 है तो ऊपर क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा, ये हो जाएगा 31.1%। तो इस प्रकार आप निकाल सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक निश्चित मूलधन पर 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से कितना है, 1 रुपए कम है। तो इसी सेम एज इट इज प्रश्न है, बस इसमें 2 साल दे दिया गया है।
2 साल का कितना होगा, एसआई जो होगा वो कितना हो जाएगा, 10% की दर पर 20%, 2 साल के लिए। अब हम बात करें, तो अब आपको निकालना क्या है, एसआई तो आप निकाल चुके हैं, अब निकालना है सीआई, चक्रवर्ती, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या है, 10% की दर से 2 साल के लिए, तो आप क्या नेट इफेक्ट लगा सकते हैं, 10 + 10 प्लस में क्या होगा, 10 × 10 अपॉन में कितना होगा, 100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21%। ठीक है, तो सीआई कितना हुआ, 21% हुआ, एसआई कितना हुआ, 20% हुआ, और इनका क्या है, एक इनका जो अंतर है वो दे रखा है, मतलब 1% की वैल्यू कितनी दे रखी है, इनका जो अंतर है वो 1% है, वो कितना है, 1 रुपये है। ठीक है, तो अब क्या निकालना है आपको, मूलधन निकालना है, मूलधन कितना होता है, 100% होता है अपने आप में, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 आपके सामने है कि 20% और 10% के दो क्रमिक छूट के देने के बाद एक वस्तु को 954 रुपए में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर हम मान लें कि ए कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर पहले क्या हुआ, 20% की छूट दी गई, 20% कितना होता है, 1/5, मतलब 4/5 में बेचा गया। फिर के बाद 10% की छूट दी गई, मतलब 9/10 पर बेचा गया, और इसकी वैल्यू कितनी है, यह है 954 के बराबर। ठीक है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं क्या, देखो 9 से इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9 और 9 छिक 54, 106 बार 9 से काट लेंगे। अब किससे काट सकते हैं आप इसको, अब इसको देखो 2 से काट सकते हो, यहाँ पर 2 से काट सकते हो 2 बार, और 2 से काट सकते हो 5 बार। ठीक है, अब 2 से इसको काट सकते हो, 2 से कितनी बार, 53 बार इसको काट सकते हो। तो अब कितना हुआ, एज इक्वल टू कितना होगा, ये होगा 53 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, 25, ये कितना होगा, 25×3 = 75, मतलब यूनिट डिजिट में 5 आएगा, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 है यूनिट डिजिट में, और सब गलत हो जाएंगे। और डायरेक्ट करना चाहते हो तो पूरी मल्टीप्लाई करना चाहो तो कैसे करेंगे, 25×75 कितना बच गया, हासिल लगाए 7, 25×5 125 और 7 132, तो 1325 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 आपके सामने है, कुछ वस्तुओं पर उनके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित किया जाता है, मतलब मान लिया कि आपका क्या है, 100% है सीपी, ठीक है, 100 सीपी है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 25% अधिक होंगे तो कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर 125 कैसे है, आपको समझ गया होगा कि 25% कितना होता है, 125 होता है, वो अधिक है तो 25 में जोड़ देंगे, 125 हो जाएगा। इस प्रकार की वस्तु, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर क्या है, 20% का लाभ पर बेचा गया, मतलब 20% के लाभ पर बेचा गया है, दूसरी की अंकित मूल्य पर कितना हुआ, 10% की हानि पर बेचा गया। चलिए ठीक है, इसमें क्या है कि 25% अधिक अंकित की गई, ठीक है, अधिक अंकित की गई, 125 रुपये अंकित कर दिया है। इस प्रकार की वस्तु, एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% लाभ पर बेचा गया, 20% लाभ कितना होता है, देखो 20% कितना होता है, 20% होता है कितना, 5 6 6, मतलब कितने पर बेचा गया, 5 से 6 पर बेचेगा, मतलब 5 की अगर वैल्यू कितनी थी, 5 की वैल्यू अगर ये थी 125 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 150, तो ये कितना हो जाएगा, ये एसपी हो जाएगा, एसपी कितना है, 150 हो गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कितना, यहाँ पर कि दूसरे पर क्या हुआ, फिर क्या 10% की हानि पर बेच दिया गया, मतलब इसी को 10% की हानि पर बेच दिया गया। अगर हानि पर बेचा गया है तो क्या होगा, हानि पर बेच दिया, तो 125 को अगर हम बात करें 10% हानि, 10% कितना होता है, मतलब 1/10, मतलब 9/10 पर बेचा गया। तो अगर 10 की वैल्यू कितनी है, 125 है, तो कितना, 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, 12.5, 12 कितना होगा, 108, 112.5, 112 पॉइंट हो जाएगा। तो कुल लाभ प्रतिशत बताओ कितने का हुआ, तो कुल लाभ प्रतिशत कितने का होगा, अब बताओ कितने का होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कुल लाभ प्रतिशत कितने का हुआ, इसको तो बेचा कितने पर, 150 पर, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये कितने का हुआ, ये 112.5 में बेचा, तो मतलब ये क्या हुआ, देखो एमपी तो सेम है, 125 की ये बेची, 125 में फिर बेची, तो 2 बार इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 125 गुना में 2, तो कितना होगा, 250, मतलब आपके पास 250 रुपए हैं। अब क्या होगा, 250 को कितने में बेचा, देखो 250 ये बेचा 150, और ये कितना होगा, 250, ठीक है, और 250 के बाद कितना होगा, 262.5, ये तो हुआ 262.5, तो कितने का प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ 12.5 का, किस पर,
कितने पर, 25 कितने पर, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 17 आपके सामने है। एक छात्र एक परीक्षा में 85% अंक प्राप्त करता है यदि 4 विषयों में उसने कितने करे, 79, 81, 88, 94। तो 5वें विषय में छात्र के अंक ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 विषय हैं, प्रत्येक विषय 100 अंक का है, तो ओवरऑल कितने आपके पास हो गए, 500 अंक का है। उसमें से उसने कितने प्राप्त किए, 85%। तो 85% ज्ञात किए, तो कितना हो गया, 100 से काट लो 2 जीरो, 5 बार, तो 5 पंजे 25 और 8 पंजे 40 और 2 42। मतलब ओवरऑल उसके अंक होने चाहिए कितने, 425। लेकिन अब कितने हैं, 4 और 8 12 और 1 13 और 9 कितना होगा, 22, बचे 2, 9 और 2 11 और 8 19 और 8 27 और 7 34, ठीक है, 342। तो इसमें से कितना होगा, 425 में से कितने जाने चाहिए, 342 जाने चाहिए। तो कितना होगा 3 और ये कितना होगा 8। तो मतलब कितना आएंगे, 5वें विषय में कितने अंक लाने उसको, 83 अंक चाहिए, जिससे वो 85% अंक प्राप्त कर सके। प्रश्न नंबर 18 के सामने है, 2x प्लस के 3 और अपोन में क्या है, 2x प्लस के 3 अपोन में क्या है, 5x प्लस के 4। ये किसके बराबर है, 3:4 के त्रिगुणात्मक, मतलब त्रिगुणात्मक लोग इनकी क्यूब के बराबर है, 3/4 का होल क्यूब, ठीक है। तो x का वर्ग ज्ञात करना है हमको। तो ये कितना होगा, 2x प्लस के 3 अपोन में ये होगा 5x प्लस के 4 इज इक्वल टू 9/16। तो 16 दूनी 32 और 48, ये कितना होगा 32 प्लस के 32 प्लस के 48, यहाँ पर x है 32x प्लस के 48 इज इक्वल टू 9 पंजे 45x प्लस के 36, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इधर आएगा तो कितना होगा, ये कितना होगा 13x, ये फिर गलती कर दी यार, आज क्या हो रहा है, दिमाग स्क्वायर कर दिया, क्यूब करना था, सॉरी गाइज। कहाँ है यार दिमाग, पता नहीं क्या हो रहा है। चलिए क्षमा चाहता हूँ। ये कितना होगा 2x प्लस के 3 अपोन 5x प्लस के 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 3 3 9 27 और ये कितना होगा 4 चौक 16 चौका 64, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इनकी ऐसे। अब यहाँ पर कितना होगा, 64 दूनी कितना हुआ, ये होगा 128x प्लस के कितना होगा 192 इज इक्वल टू 27 बजे कितना होता है 135 होता है, 135x और प्लस के कितना होगा 108। तो अब कितना होगा 7x बराबर 84, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना हुआ 12 और x का क्या ज्ञात करना है आपको, स्क्वायर ज्ञात करना। तो x स्क्वायर कितना होगा 144। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न आपके सामने है, न्यूनतम संख्या क्या है जिसे प्रत्येक स्थिति में 12, 20, 24 से विभाजित करने पर क्या आता है, शेषफल कितना आता है, रिमाइंडर बचता है कितना 8। तो अब क्या करोगे, इनका तीनों का क्या लोगे, एलसीएम। तो ऐसी संख्या क्या होगी, इनका एलसीएम कितना लोगे, ये आ जाएगा 200 120, तीनों का एलसीएम। अब क्या है 8 शेष बचता है, तो 8 इसमें जोड़ दो, तो कितना आएगा, यह संख्या आ गई 128। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपके ओवरऑल 25 क्वेश्चन कंप्लीट और 19 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। आज थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई हैं लेकिन उनके लिए क्षमा चाहते हैं। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।